बिहार में तो सब चीज बिगड़ता है, बदनाम है बिहार। दूध में यूरिया मिला दे, क्या खाद्य पदार्थ है दूध यूरिया? और अब वो बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। क्या पेप्सी कोला को मैंडेट था बासमती चावल का निर्यात करने को? हॉर्टिकल्चर अभी तो ये शुरू हुआ, एग्रीकल्चर पॉलिसी है। सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय मौजूद नहीं था। बहुत जमीन लोग रखेंगे तो उसका नतीजा तो वही होगा, दूसरे लोग उस पर कब्जा करेंगे। आप जाखड़ साहब यहाँ बैठे हुए और आपका फार्म ठीक ठाक है, ये नहीं चलना चाहिए। अभी हम लोग देखने के लिए गए थे, अन्ना साहब हजारे ने जो प्रशंसनीय ही नहीं स्तुत्य कार्य किया है वहां, और सभी जानते हैं कि 300 साल लगता है 1 इंच मिट्टी के ऊपरी सतह के निर्माण होने में, और हर साल हमारा 1 सेंटीमीटर बह के चला जा रहा है। हम कहां जाएंगे? तब मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि तब इतना मेहनत करने का क्या मतलब है कि मल्टीनेशनल मेरे अंगूठे के नीचे रहेंगे। ओके सर, टाइम विल एक्सटेंड, यस एवरीबॉडी विल स्पीक एंड एवरीबॉडी शुड स्पीक। आप कह देंगे कि हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा और हम लोग मान लेंगे कि अंगूठे के नीचे वाकई रहेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान अब संतुष्ट होने वाला नहीं। किसान को उसका लाभप्रद कीमत मिलना चाहिए। अनएंडिंग है। अब आप इतनी बार तंग कर रहे हैं, प्लीज कंक्लूड। इसलिए अब हम यहीं पर बात को समाप्त करते हैं। कुछ दिन में आप माफी मांगने वाले हैं कि हमसे गलती हो गई। कल जब इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय मौजूद नहीं था और बहुत कम सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। आज के समाचार पत्रों में मैंने देखा कि मंत्री जी काफ़ी तकलीफ में गए और कम उपस्थिति को देखते हुए इन्होंने कह दिया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको पेश करूँ या नहीं पेश करूँ। इसके पीछे इनकी पीड़ा थी, और जब भी इस प्रकार के गंभीर मसलों पर चर्चा होती है तो सदन में उपस्थिति कम होती है। अब जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका इस देश की अधिसंख्य आबादी से उसका सीधा रिश्ता है, लेकिन जिस मसौदे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मसौदा ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन सरकार की तरफ से बहुत पहले रखा गया। उसका मॉडिफाइड रूप भी शायद 14 मई 1993 को रखा गया, और उसके बाद आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। जो सरकार ने प्रारूप यहाँ पर रखा, मसौदा यहाँ पर रखा, उसको कृषि संबंधी स्थायी समिति को सुपुर्द कर दिया गया विचार करने के लिए। उस स्थायी समिति ने इस पर गहन विचार विमर्श किया। देश भर के कृषि विशेषज्ञों को बुलाया गया, किसान नेताओं को बुलाया गया, जिनका भी खेती से वास्ता है उन तमाम तबकों के प्रतिनिधि विचार समिति के समक्ष आए। सरकार की भी राय ली गई, कृषि मंत्रालय के लोग उसमें साक्ष्य के लिए आए, और इसके अलावा इससे संबंधित जितने मंत्रालय हो सकते हैं, चाहे जल संसाधन मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, सारे विभाग के लोगों को बुलाया गया और उनकी राय ली गई। और मेहनत करने के बाद उसकी रिपोर्ट 10 मई 1994 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद सरकार ने स्थायी समिति के अनुशंसाओं पर कोई गौर किया या नहीं किया, ये मुझको तो नहीं मालूम है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इनके द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी पर। अब मेरी बात समझ में नहीं आती है सभापति महोदय कि क्या मतलब है स्थायी समितियों का। संसद ने स्थायी समितियों का निर्माण किया और वो पॉलिसी रिजोल्यूशन स्थायी समिति को सुपुर्द हुआ। स्थायी समिति ने अपने अनुशंसाएं दिए और उसको कोई भी ये सदस्यों को वितरित है। वो कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कितना मेहनत करके तैयार किया गया है, और कृषि के से संबंधित किसी भी क्षेत्र उपक्षेत्र का उसमें जिक्र न हो ऐसा नहीं, पूरा एक समग्र और सम्यक दृष्टिकोण उसमें अपनाया गया है। और इसके बाद आज भी हम चर्चा इनके ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन पर कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी चर्चा होगी कुछ, और चर्चा होने के बाद इन्होंने सुन लिया, जैसे कमेटी साल से ज़्यादा समय तक मेहनत करती रही और उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको भी इन्होंने देख लिया
अब यहाँ भी चर्चा हो जाएगी, इसको इन्होंने देख लिया। इसके बाद जो मर्जी होगी ये कृषि नीति की घोषणा कर दें, तो वो सरकार की कृषि नीति हो सकती है, राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं हो सकती। राष्ट्रीय कृषि नीति के लिए काम आज से नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उस समय भी कृषि नीति का दस्तावेज लगभग तैयार हो चुका था। सरकार चली गई, दूसरी सरकार थोड़े दिनों के लिए आई, उसने भी उस पर आगे काम किया। लेकिन जब नई सरकार आई और बलराम जाखड़ जी कृषि मंत्री बने तो इन्होंने शुरू से फिर प्रारंभ किया। जो कसरत हो चुका था कृषि मंत्रालय में उसको अपनी जगह पर छोड़ करके नए ढंग से कसरत किया, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और 93 में यहाँ सदन में इन्होंने मॉडिफाइड ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन रखा और आज कोई उसमें संशोधन नहीं है। अब उसमें क्या है, आज जिसकी चर्चा जिस पर हम कर रहे हैं उसमें 14 मोटे सूत्र हैं और 17 चुनौतियों का जिक्र है। और हम लोगों ने कमेटी में कहा, देश भर के जितने एक्सपर्ट को बुलाया हम लोगों ने, अब वो सदन की संपत्ति है, सबके सामने बात जाहिर है, जग जाहिर है, सबों ने कहा कि और कुछ हो सकता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी तो हो ही नहीं सकती है। ये कहा इनके ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन पर देश के जितने जाने माने कृषि विशेषज्ञ सबों ने एक स्वर से यही कहा कि और कुछ हो सकता है, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी तो हो ही नहीं सकता। और तो और इनके कृषि सचिव आए, उनको हम लोगों ने पूछा कि इतना हम लोगों ने लोगों से बात की है, आपका इस पर क्या कहना है? लोगों का कहना है कुछ भी हो सकता है, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन तो अपर्याप्त है। तो कृषि सचिव ने भी कहा कि इसमें, इस मसविदे में सिर्फ चुनौतियों का उल्लेख भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर व्यापक क्या रणनीति होगी इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, उसका उल्लेख होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी क्या है, मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, क्या कौन से कदम उठा सकते हैं इसके क्रियान्वयन के लिए, इस पर भी इसमें बात कही जानी चाहिए। ये इनके सरकार के कृषि सचिव का मंतव्य है कमेटी के सामने। अब हम लोगों ने तो समझा था कि हम लोगों ने रिपोर्ट दी तो उस पर सरकार विचार करेगी, विचार करने के बाद एक नया दस्तावेज हम लोगों के सामने आएगा, उस पर संसद सर्वोपरि है, विचार होगा और उसमें अगर कोई कुछ त्रुटि रह गई होगी तो उसका भी सुधार होगा और एक सचमुच राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण होगा। लेकिन ये राष्ट्रीय कृषि नीति का तो निर्माण है नहीं, ये जरूर एक रस्म अदायगी कर रहे हैं। चुनाव का वक्त आ रहा, अब तक इनकी बेचैनी नहीं थी, संसद के आखिरी दिनों में एक चर्चा के लिए रखा जाता था। इस बार चूंकि चुनाव आ रहा है तो इनकी बेचैनी है, जैसे कुछ योजनाओं की इन्होंने की घोषणा की है उसी प्रकार से इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं। अब कल जो इन्होंने रखा है उसके बाद जो कुछ भी प्रवचन हुआ है, जाखड़ साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब भी कोई बात ये कहते हैं तो कभी कोई स्पेसिफिक बात कहते ही नहीं है क्या करना है। इनका एक सामान्य ढंग से कुछ बोल देना कि किसानों के हित में हम करेंगे। अब कल ये बोलते बोलते कह गए कि मल्टीनेशनल मेरे अंगूठे के नीचे रहेंगे। अब ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी यहां पर हम लोग चर्चा करते थे कि गैट एग्रीमेंट का कृषि पर जो कुप्रभाव पड़ने वाला है तो ये सीधे बोल देते थे कि कहीं कुछ कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा किसान तरक्की करेगा, हम किसी को कुछ करने नहीं देंगे। तो इस तरह के भाषण से कोई रोक थोड़ी, इस पर भाषण पर रोक थोड़ी लगी। लेकिन आप कृषि मंत्री हैं, कुछ भी आप बोलते हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए। ये ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी नंबर 1 स्थायी समिति की अनुशंसा के बाद इसको मॉडिफाई और करना चाहिए था, लाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो इनका एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन है ये गैट एग्रीमेंट के पहले का है। गैट एग्रीमेंट से जो स्थिति उत्पन्न हुई है कृषि के क्षेत्र में, उसका इसमें उस चुनौती का कैसे सामना करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं। तो इस प्रकार से एक तरह से इनका जो कृषि नीति पर अभी जो बहस चलाने का इरादा है, मुझको इनके नियत पर शंका। एक चर्चा के लिए चर्चा कराना चाहते हैं, सचमुच देश में एक कॉन्सेंसस बना करके एक राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनाना चाहते। सरकारें आएंगी और जाएंगी, चुनाव होने वाला है, सारे प्रेडिक्शन है कि आप सरकार में रहने वाले नहीं हैं। अब एक नई सरकार आएगी या जो भी सरकार आएगी तो उस हालत में आप जो ये पॉलिसी ला रहे हैं या कोई सरकार, ये किसी सरकार की पॉलिसी होगी एक लंबे समय तक के लिए, ताकि आगे आने वाले 25 वर्षों 30 वर्षों कभी कभी किसी मामले में 50 वर्ष तक ये हमारा दिशा निर्देश करेंगे। इसलिए ऐसी कृषि नीति बननी चाहिए। और आपने अब अभी कृषि मंत्रालय है, अब बलराम जाखड़ साहब को हम लोग कितना कहेंगे, अब नरसिंह राव जी के ये प्रधानमंत्रित्व में ये कृषि मंत्री, अब इनके पहले जो कृषि मंत्री हुआ करते थे उनका जरा दायरा सोच लीजिए। अगर अखबारों में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री जी इन्हें कृषि मंत्री से हटाकर संगठन में लाने वाले हैं और दुर्भाग्य हो जाएगा।
वो तो इनका अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला, मगर कृषि मंत्रालय के तो नुकसान हो जाए। नहीं, ये रिटर्निंग अफसर थे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें नरसिंह राव जी सब चुनाव नीचे का होने के पहले ही अध्यक्ष घोषित हो गए थे, इसलिए उसको पिछली तारीख से कुछ बदल भी सकते हैं चाहे तो। अभी एक कृषि मंत्री सभापति महोदय, अब कृषि मंत्रालय कितना छोटा होता चला गया, जरा इसको देखिए। नरसिंह राव जी के मंत्रिमंडल के पहले जो कृषि मंत्रालय था, उतने बड़े विभाग के भी ये मंत्री अब नहीं रहे मंत्रालय के। इसके पूर्ववर्ती सरकार में कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास हुआ करता था, उर्वरक होता था, ये दोनों हटा दिया। अब इनके पास क्या बचा है? कृषि और सहकारिता। अब एक नया विभाग बन गया, पशुपालन और डेयरी, अलावे कृषि अनुसंधान। अब क्या आपके पास बचा? कौन आपकी बात सुनेगा? उर्वरक पर इनका नियंत्रण नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जब कृषि नीति की बात करेंगे तो अर्बन और रूरल इनकम की बात आएगी, कौन सुनेगा इनका? रूरल डेवलपमेंट इनका कुछ नहीं, रूरल डेवलपमेंट अब इनके हाथ से बाहर है। अब ये जो कृषि नीति है, ये कोई एक विभाग की नीति नहीं है। कृषि से संबंधित है सिंचाई, कृषि से संबंधित है ग्रामीण विकास, कृषि से संबंधित है खाद्य मंत्रालय, कृषि से संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, कृषि से ही संबंधित है वन। एक जमाना था जबकि कृषि मंत्रालय में आज का जो वन विभाग है वो होता था। आज की जो फूड मिनिस्ट्री है, फूड भी दो हिस्सा में, फूड मिनिस्ट्री अलग, सिविल सप्लाईज अलग, यानी इतना नया नया मंत्रालय कृषि के ही क्षेत्र से बनता चला गया है। और आज एकदम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के ये मालिक बन गए। एक जमाना था वन विभाग इसी में, सिंचाई मंत्रालय इसी में, खाद्य मंत्रालय इसी में, खाद्य प्रसंस्करण तो इनका नया विभाग ही है। अब हम लोग गए थे, क्या मजाक हो गया है सभापति महोदय, मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं। अब आनंद है, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उसका बड़ा नाम है। आनंद पैटर्न पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन होना चाहिए, सारी बातें होती है। उन्होंने मौलिक काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी वहां गए, प्रभावित हुए, उन्होंने एपीडीबी का गठन कराया, ये सारी बातें हुई। आज चले जाइए वहां देखने के लिए तो क्या हालत है। आनंद में जो दूध का काम होता है उसमें दो मंत्रालय का नियंत्रण है, यानी दूध का जो संग्रह कर रहे हैं वो तो आ गया जाखड़ साहब के मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में। अब दूध से जो वो घी बना देते हैं, मक्खन बना देते हैं, चॉकलेट बना देते हैं, अब ये इनका आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण। अब दो मंत्रालय वहां पर है, दो प्रकार का नियंत्रण वहां पर, और इस प्रकार से मजाक बन करके रह गया तो कृषि नीति का क्या मतलब? इसलिए सबसे पहले जितना भी कृषि से संबंधित मंत्रालय हैं, इनके बीच में प्रभावकारी समन्वय होना चाहिए। और प्रभावकारी समन्वय के लिए आज का कृषि मंत्रालय, आज का जल संसाधन मंत्रालय, आज का खाद्य मंत्रालय, आज का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, आज का ग्रामीण विकास मंत्रालय और कुछ हद तक वन मंत्रालय भी, इसको मिला करके जब तक एक महाविभाग नहीं बनाया जाएगा, ये जो कृषि नीति आज पेश कर रहे हैं इसका कोई मतलब, इनका कौन सुनेगा? इनका कृषि भवन का, इनका कृषि मंत्रालय का कोई रिटर्न करता है क्या? इनकी कौन बात सुनेगा? तो इसलिए अगर सचमुच इस देश में एक राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण करना है, उस कृषि नीति को क्रियान्वित करना है, तो जो कुछ भी हम लोगों ने सुझाव दिया है उन सुझावों पर पहले सरकार को विचार करना चाहिए और इस तरह की बातें आनी चाहिए। अब जो कुछ भी इनका है ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी, अब उसमें कौन सी चीजों पर ये जोर देना चाहते हैं? अब भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, दुनिया में 15 प्रकार की जलवायु हो, सारी जलवायु हिंदुस्तान में मौजूद है। दुनिया में जितने किस्म के मिट्टी हैं उसके 2/3 से अधिक प्रकार के मिट्टी अपने देश में उपलब्ध है। यहां क्या नहीं है? दुनिया में खेती योग्य जमीन, जितनी भी जमीन है उसका 11% ही खेती योग्य जमीन है, और हमारे देश में लगभग 56% खेती योग्य जमीन। ये खेती योग्य जमीन हमारे यहां अभी भी जो खेती के लायक है, जिस पर खेती की जा सकती है, उसका लगभग आप ही लोगों का आंकड़ा है, लगभग 0.91 मिलियन जो आपका है हेक्टेयर, माफ करेंगे 91 मिलियन हेक्टेयर अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसका इस्तेमाल हम लोग करें। हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं? सही मायने में आपने 17 चुनौतियों को भी ठीक ढंग से सुव्यवस्थित नहीं किया। हमारे सामने पहली चुनौती है कि हम अपने लोगों को खाना खिला दें।
अब फूड सिक्योरिटी की बात है। अब आप फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट लगता है आप भूलते चले जा रहे हैं। कागज पर जो कुछ भी कर दीजिए, जब तक हम अपने लोगों को अनाज नहीं खिला लें तब तक हमको बाहर की तरफ झांकने का ध्यान छोड़ देना चाहिए। जिस दिन ये फूड सिक्योरिटी होगी, कुछ दिनों के बाद ये दुनिया नियंत्रित होगी इसी भोजन के द्वारा। अमेरिका अपने अनाज को समुद्र में फेंकता है, वो चालाकी के साथ लोगों का ध्यान कृषि से खींचना चाहता, हटाना चाहता है। उसी के पास अनाज रहेगा, कल आप खेती नहीं करेंगे, और उसमें भी खेती खाद्यान्न का उत्पादन जब पर्याप्त हो जाए, हमारे खाने पीने लायक सब कुछ हो जाए, तब हम उसके बाद उसको दूसरी दिशा में जाएं। आपका इस शताब्दी के अंत तक पहले कृषि मंत्रालय का ही 1990 तक 91 तक कृषि मंत्रालय का था कि 240 मिलियन टन की जरूरत होगी खाद्यान्न की। अब हम लोगों ने बाद में पूछा तो पता चला कि नहीं, अब उतनी जरूरत नहीं, उससे कम की जरूरत है। पता नहीं पहले इनका आकलन किन आधारों पर था, बाद में इन्होंने कम कर दिया। हम तो आज भी मान करके चलते हैं इनका लक्ष्य होना चाहिए 240 मिलियन टन का। लेकिन जो गति है, हमारे प्रगति रफ्तार जो है, कृषि का जो सकल विकास दर है, उसके हिसाब से अधिक पहुंच पाएंगे तो 190 तक ये पहुंच पाएंगे, 180 तक पहुंच पाएंगे, 180 भी शायद ही पहुंच पाए। तो उस हालत में जो इनका लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने वाली। ये कह देते हैं कि हमारा सरप्लस है, चूंकि लोगों को की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है इसलिए इनको सरप्लस दिखता है। लोग अपना खाना खरीदने की स्थिति में नहीं है इसलिए इनको सरप्लस दिखता है। वाकई इस देश की आबादी को खिलाने के लिए जितने अनाज की जरूरत है उतना अनाज अभी इस देश में पैदा नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक चुनौती है कि फूड सिक्योरिटी की बात। इसी प्रकार से हमारी जो धरती अभी तक, अब इसका हम कैसे पूरा कर सकते हैं? एक तो है कि हम अपना जो उत्पादकता है और उत्पादन का दर है उसको बढ़ा करके कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास जमीन अभी खाली पड़ी हुई है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनकी कोई योजना नहीं दिखती है। कृषि नीति के हिसाब से भी जो कुछ भी आप देख डालिए उसमें भी इनकी कोई योजना नहीं दिखती है किस प्रकार से करें। अभी भोगेंद्र झा जी बोल रहे थे, अब जमीन का प्रबंध हम ठीक ढंग से नहीं करेंगे। भूमि सुधार के मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है, और मौन ही नहीं है, अब ये भू हदबंदी की बात को समाप्त करने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र से सिलसिला शुरू हो रहा। हॉर्टिकल्चर के नाम पर जितना मन में आए उतनी जमीन कोई कॉरपोरेट सेक्टर का ले सकता है। यही है असर जो इनका गैट नेगोशिएशन हुआ है उसके बाद का, और ये तथाकथित उदारीकरण और खगोलीकरण जो हुआ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद का असर यही है कि अब भू हदबंदी कानून अपनी जगह पर है और वो सब के सब लैंड सीलिंग कानून इनइफेक्टिव हो जाएंगे सरकार के जरिए। आपके सिर हिलाने से जाखड़ साहब कुछ नहीं होने वाला है। ये महाराष्ट्र में शुरू हो गया है सिलसिला, और हर राज्य सरकार आज कंपटीशन पर उतारी हुई है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर। क्या मतलब है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का? हमारे किसान जो पैदा करते हैं उसको प्रोसेस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि उनके पास कैप्टिव फार्म आप देना चाहते हैं? एक कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी तो उसका मतलब है कि उसको हजारों एकड़ का कैप्टिव प्लांट चाहिए, कैप्टिव फार्म चाहिए। यह कौन सा तरीका है? फूड प्रोसेसिंग जो किसान उत्पादन करता है उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आपने पेप्सी कोला को ला दिया। आप पेप्सी कोला ने कहा था कि हम निर्यात करें, किस चीज का निर्यात कर रहा है जरा बताएंगे आप? कितना वो निर्यात कर रहा है? और अब वो बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। क्या पेप्सी कोला को मैंडेट था बासमती चावल का निर्यात करने का? टमाटर की खेती वहां कराया और वो बासमती चावल का निर्यात कर रहे हैं। कहां से? तो दूसरे राज्यों से लेकर के। ये मजाक हो रहा है। कहने के लिए तो मल्टीनेशनल हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। कहां अंगूठे के नीचे है? कहां पेप्सी कोला की जो शर्तें थी उस शर्तों को पालन करना चाह रहे हैं। आप कह देंगे कि हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा और हम लोग मान लेंगे कि अंगूठे के नीचे वाकई रहेगा। आपकी हुकूमत रहेगी अंगूठे के नीचे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंगूठे के नीचे। मल्टीनेशनल कंपनियों को क्या आप अंगूठे के नीचे रहेंगे? जो भारत सरकार का बजट है उससे ज्यादा एनुअल टर्नओवर वाली कंपनियों को आप यहां बुला रहे हैं, वो निगल जाएंगी आपकी पूरी की पूरी हुकूमत को। तो हमारे सामने कई चुनौतियां, आखिर इन चुनौतियों का मुकाबला आप कैसे करेंगे? जमीन है, अब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते चले जा रहे हैं। हमारे सामने चुनौती है कि उन टुकड़ों का इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसको कैसे रोके? नंबर एक,
और नंबर 2 हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो छोटे टुकड़ों में अधिक से अधिक उत्पादन दे, अधिक से अधिक चीजों का उत्पादन हो, इस प्रकार की नीति होनी चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर को जमीन देने जा रहे हैं, और पहले से ही जो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास दूसरे कामों के लिए जमीन है, आप क्या किसानों को बचा पाएंगे? किसान की खेती योग्य जमीन पब्लिक पर्पसेज के नाम पर ले ली जाती है। अब पब्लिक पर्पस की व्याख्या नए सिरे से होनी चाहिए। क्या है पब्लिक पर्पस? क्या एक मल्टीनेशनल आएगा अपनी कंपनी लगाने के लिए तो उसको हम खेती योग्य जमीन दे देंगे? उसको कहिए बिठाने के लिए कि बंजर जमीन पर तुम बिठाओ फैक्ट्री। आप चले जाइए, बगल में मारुति है गुड़गांव में, आप जाकर के देख लें क्या जितनी जमीनें मारुति को दी गई हैं सभी जमीनों का इंतजाम फैक्ट्री उसका इस्तेमाल फैक्ट्री के काम के लिए हो रहा है। 500-600 एकड़ जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं उन जमीनों को आप वापस लेते हैं और जिन किसानों से आपने एक्वायर किया उसको लौटा देते हैं? इतनी उपजाऊ जमीन और वो फैक्ट्री वाले लेकर के रखे रहें और उसका कोई इस्तेमाल ना हो, और धरती जो बहुत कुछ अन्न पैदा कर सकती थी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। तो जमीन के बारे में क्या पॉलिसी आपकी है? नंबर 1, लैंड सीलिंग कहने को रहेगा या इफेक्टिवली उसका इंप्लीमेंटेशन होगा? नंबर 1, जो पब्लिक पर्पस के नाम पर जो जमीनें ली जाती हैं उसकी क्या आप नई व्याख्या करेंगे? ठीक है, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए हम जमीन देंगे, लेकिन इसके अलावे क्या औद्योगिक कारखानों को लगाने के लिए उसके लिए हम ये खेती की जमीनों को देते चले जाएंगे? इस पर आपको विचार करना होगा, नहीं तो खेती के लायक जमीनें शहरों के बगल में धीरे धीरे बर्बाद होती चली जा रही। तो इस प्रकार से आपको इस पर ध्यान देना होगा। और जो आप कहते हैं कि लैंड सेलिंग को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आप देते चले जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और दूसरे लोगों को, हॉर्टिकल्चर अभी तो ये शुरू हुआ, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी है। सभापति महोदय, ये कृषि नीति पर चर्चा हो और भारत के सीधे 74% लोगों का जिससे 4 hours time allotted for this. ओके सर, टाइम विल एक्सटेंड, इट विल You have एक्सटेंड। taken more than 30 minutes. There should be no limit for debate What do you on mean? agriculture policy. It should Business be of the house limitless. goes by the advisory committee. Yes. Okay. You are a leader. Okay. It should be limitless. There should be no limit on discussion on this topic. 4 hours. It concerns 74% population of this country. So 4 please, Chairman hours. sir, Nitesh, please. Okay. I Then will. others also. Yes. Everybody will speak and everybody should speak. ये विषय 4 दिन का है, 4 घंटे का नहीं, और इस पर 4 दिन डिबेट होनी चाहिए। हर Business सदस्य को बोलने advisory का मौका committee मिलना 4 चाहिए। घंटा दिया। 4 घंटे में काम नहीं चलने को है। 75% आबादी की बात है। हमको मत पूरे बोलो, ये देश किसानों की है। हमको मत बोलो। सभापति महोदय, आप खेती की क्या स्थिति? जमीन के बारे में तो इनको ठोस बात कहनी चाहिए, सिर्फ सरसरे तौर पर कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जमीन से संबंधित विवाद इस देश में सबसे अधिक होते हैं। इसलिए जमीन के बारे में क्या नीति होगी, राष्ट्रीय नीति होगी, ये कह करके भी नहीं निकल सकते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट। जब राष्ट्रीय नीति बन रही है, सारे राज्यों को इसमें विश्वास में लिया जा रहा है, तो जब राष्ट्रीय नीति बन रही है तो इसके बारे में एक फैसला होना चाहिए। अब खेती बहुत जमीन लोग रखेंगे तो उसका नतीजा तो वही होगा, दूसरे लोग उस पर कब्जा करेंगे। अभी भोगेंद्र झा जी ठीक कह रहे थे, सबसे पहले तो गैर हाजिर जोतदारों को खत्म कीजिए। आप जाखड़ साहब यहाँ बैठे हुए और आपका फार्म ठीक ठाक है, ये नहीं चलना चाहिए। दूसरी एक मैं आपको, मैं सर इसलिए खड़ा नहीं हूँ उसका करने के लिए, मैं ये कहने के लिए खड़ा हूँ कि जो आपने कुछ 5-6 स्टेट्स ने ऐसा सोचा था वो किसी का मंजूर नहीं किया गया, और ना ही उसमें कोई नीति में परिवर्तन होना है। ज़मीन का अधिग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप इस काम को कर सकें तो बधाई के पात्र होंगे, लेकिन जिस प्रकार से सिलसिला चला है, हमारा फर्ज है सदन के सामने, देश के सामने इस बात को स्थिति को ला देना। Nitesh, address the chair, not across. रखा था इसलिए Sir, please. अब कृषि का कृषि की क्या स्थिति है, क्या योगदान है? सर आप आज खूब मन से सुनिए। कृषि का क्या योगदान है? पॉलिसी स्टेटमेंट 1951-52 में कुल जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, उसमें 56% था योगदान कृषि का।
और 92-93 में घट करके 32% हो गया। गांव में रहने वालों की संख्या में थोड़ी बहुत कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80% पहले थे, अभी 70% हो गए। लेकिन हमारी चुनौती कितनी गंभीर है। एक तरफ आबादी की वृद्धि के दर के करीब करीब बराबर आप चल रहे हैं कृषि विकास दर में, तो इसलिए हमारे सामने बड़ी गंभीर चुनौती है। और खेती जो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा 56% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, आज घट करके 1/3 से भी कम हो गया है। और जबकि 70% लोग इस पर आधारित हैं, उनकी जीविका इस पर निर्भर करती है, तो इस हालत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण विषय आज इस देश में है। और इसके लिए इसमें कैसे हम उत्पादन को बढ़ाएंगे, वहां की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। अब कृषि नीति तो होनी चाहिए। इसके पहले थोड़ी बहुत नीतियां होती रही हैं खुदरे खुदरे में। कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आ गई, कभी कुछ सब्सिडी की बात आ गई, कभी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आ गया, कभी सपोर्ट प्राइस दे दिया गया। इस प्रकार से कुछ खुदरों में नीतियों को लागू किया गया, लेकिन एक समग्र नीति कभी नहीं थी। इसलिए समग्र नीति तो होनी ही चाहिए। अब किस प्रकार से आप आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। अभी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं। 3 दिन पहले आपने घोषणा की, पिछले सप्ताह घोषणा की खरीफ के फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान अब संतुष्ट होने वाला नहीं। किसान को उसका लाभप्रद कीमत मिलना चाहिए, लाभकारी कीमत उसको मिलनी चाहिए। क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संतुष्ट हो जाएंगे? अभी एनरॉन का सौदा रद्द हुआ है, अभी एनरॉन का सौदा रद्द हुआ और दूसरी जगह पर एक कंपनी ने कह दिया कि हम और पैसा घटा सकते हैं। काउंटर गारंटी आप दे रहे हैं जो बाहर के लोग आ रहे हैं, और खेती वालों को कहिएगा कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया। बड़ा भारी उपकार कर दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अब वो तरक्की नहीं आने वाली है, इसलिए उसको लाभकारी कीमत दी जाए। शहरों के बीच में और देहात के बीच में जो अंतराल है, अब आप क्या करेंगे? आप तो चाहिएगा भी अगर कि किसानों का भला हो, तो अब आपके जिम्मे तो ग्रामीण विकास भी नहीं रहने दिया प्रधानमंत्री ने। कुछ आपके पास ग्रामीण विकास रहता तो कुछ तो आप काम कराते। अब इसके अब ग्रामीण विकास इनके माथा नहीं ना, इनके जिम्मे नहीं है ना। ये क्या कराएंगे कृषि का विकास बिना ग्रामीण विकास के? आप कहिएगा कि हम खेती का उत्पादन बढ़ाएंगे, किसानों को अच्छा बाजार देंगे, उसको इनपुट देंगे, आदान देंगे, सब कुछ देंगे, उसको अच्छा दाम मिलेंगे, और गांव में जाने के लिए सड़क नहीं। क्या किसान पैदा करे? अब इस देश में इतनी उर्वरा जमीन, हमारी मिट्टी इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ हर प्रकार की जलवायु है, जिसको आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक तिहाई जमीन में सिंचाई है आपके आंकड़ों के मुताबिक। अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन के अंदर के पानी का। कुछ इलाका ऐसा हो गया जहां जमीन के अंदर के पानी का इस्तेमाल करना अन्याय है उस इलाके के साथ, यानी डार्क एरिया, ग्रे एरिया हो चुका है, उसको आपने घोषित कर दिया। 80% तक एक्सप्लॉयटेशन हो चुका, भारी संकट है। वैसी और दूसरी तरफ वर्षा का पानी आपका बह के चला जा रहा, नदियों का पानी बह के चला जा रहा, हमारी पहाड़ियों से पानी, हिमालय की ऊंची चोटियों से पानी चल रहा, बह करके निकल करके समुद्र में चला जा रहा। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं। और ज्यादातर इलाके हमारे बरानी खेती वाले, वर्षा पर आधारित खेती, कम वर्षा वाले इलाके हैं। वहां के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपने कृषि मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाई, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम फॉर रेन फेड एरिया, और उसमें लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। क्या इससे काम चल जाएगा? अभी हम लोग देखने के लिए गए थे, अन्ना साहब हजारे ने जो प्रशंसनीय ही नहीं स्तुत्य कार्य किया है वहां अपने एक गांव में, रालेगण सिद्धि उनके गांव का नाम है, फौज में थे। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते हुए उनको समाज सेवा की प्रेरणा मिली। उनको ये अनुभव हुआ कि ये जीवन जो मिला है ये मनुष्य को जन सेवा करने के लिए मिला है। और उसी दिन वो आदमी वहां से निकलता है और सीधे अपने गांव में चला आया, और उसने वहां से वाटर सेट का काम करना शुरू किया। और आज आपके कृषि मंत्रालय के वाटर सेट की स्कीम है, उनसे उनका बड़ा विरोध भी है, कई मसलों पर उनका विरोध है। आप लकीर के फकीर की तरह वाटर सेट के प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है, वो अभी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन वाटर सेट प्रोग्राम जिस प्रकार से किया गया, अब सिंचाई मंत्रालय चाहेगा कि वाटर सेट हमारे यहाँ आ जाए, ग्रामीण विकास चाहेगा कि वाटर सेट हमारे यहाँ चला जाए, कृषि मंत्रालय पहले से वाटर सेट है,
और मेरी समझ से जो कुछ भी हमने देखा है व्यवहार रूप में भी और आपके कृषि मंत्रालय के लोगों से बात करते रहते हुए अनुभव के आधार पर भी हमने यही समझा है कि आज इस देश में जमीन को सिंचित करने के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई हो सकता है, इस देश के लिए माकूल कोई कार्यक्रम हो सकता है, तो वो कार्यक्रम है वाटर सेट डेवलपमेंट के आधार पर, वाटर सेट के आधार पर वाटर मैनेजमेंट। वाटर सेट के आधार पर जल का प्रबंधन आप कीजिए, वर्षा के पानी को मत बहने दीजिए। एक नुकसान होता है, हमारा प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बह के चला जा रहा है वर्षा के पानी के साथ साथ, और सभी जानते हैं कि 300 साल लगता है 1 इंच मिट्टी के ऊपरी सतह के निर्माण होने में, और हर साल हमारा 1 सेंटीमीटर बह के चला जा रहा है, हम कहां जाएंगे? वैसी स्थिति में हमारे इस पानी का उपयोग हो, ये बह के न चला जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वाटर सेट का प्रोग्राम हम लें। बहुत बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं आई, अब वो तो एक अलग सवाल है। जब तक कंजंक्टिव यूज नहीं होगा सरफेस वाटर का, ग्राउंड वाटर का, तब तक मिट्टी में क्या क्या पैदा हो जाएगा, सलाइन होती चली जा रही, उसका नुकसान होता चला जाएगा, लेकिन इन चीज़ों पर कोई आपका ध्यान नहीं। हम लोग बैठ करके इन बातों को देखते रहे कि कहाँ कोई चर्चा हो, कहाँ कोई आपकी चिंता हो। मैं नहीं बोलना चाहता था इस विषय पर, चूंकि हम लोगों ने काफ़ी काम किया स्थायी समिति ने। मुझको लगा था पहले कि शायद आप नहीं, मुझको लगा था कि शायद आप सुधार करके कोई ला रहे तो उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन जब पता चला कि वही पुरानी चीज पर बहस होने वाली है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि तब इतना मेहनत करने का क्या मतलब है। तो एक नहीं कई प्रकार की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर चूंकि बहस हो रही है, इसलिए हमारा धर्म बनता है उन चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर दें। तो वाटर सेट का कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है इस देश के लिए, और उसको 3-4 मंत्रालयों में नहीं फेंकना चाहिए। अगर सचमुच कृषि नीति बन रही है दूरगामी उद्देश्य से, तो वाटर सेट का पूरा काम एक मंत्रालय के जिम्मे रहना चाहिए, और वो कृषि मंत्रालय के जिम्मे रहना चाहिए वाटर सेट का काम, और एक तरफ से इसका हो। और ये नहीं आपका कृषि भवन बैठा रहे और जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार पर वो हलचल बनाए। अब वहां वो आदमी सामने दिखा रहा है, उन्होंने अपना पता किया तो पता चला कि 49% पानी हमारा बह के चला जा रहा है, फिर भी इतने रोक के बाद भी तो उस आदमी ने अपने उसको चौड़ा किया, जो नहर किस्म का उन्होंने निर्माण किया था उसको चौड़ा किया, फिर पानी और रुका है, और उसमें नमी हुई 3 जगह रोका है, नए ढंग से रोकने का प्रयोग किया है। उन प्रयोगों का से सबक सीखिए, लकीर का फकीर बन के चलने से नहीं होगा। अब मैदानी इलाके हम लोगों की तरफ, वहाँ तो उबड़ खाबड़ जमीन है, या कहीं कहीं जमीन में अंडुलेशन है, वहाँ की बात तो दूसरी, जो समतल जमीन है, क्या वहाँ पर वाटर सेट का सिद्धांत नहीं चल सकता है? वहाँ पर भी जरूरत है, वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी टेक्नोलॉजी होगी। कोई एक रणनीति के तहत हम वाटर सेट को नहीं पूरा कर सकते हैं। वाटर सेट के पीछे जो सिद्धांत है, जो उसके पीछे मान्यता है, उसको मानते हुए अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग ढंग से होना चाहिए। तो ये आपको करना चाहिए। अब आप जो किसी भी प्रकार से कृषि मंत्रालय को आगे बढ़ना है, और सचमुच इस देश के लोगों को न सिर्फ जो आवश्यकता है खाने पीने की उसकी, बल्कि लोगों की आमदनी में अगर इजाफा करना है, तो आपको कई प्रकार के काम करने होंगे। अब कोऑपरेटिव मॉडल कोऑपरेटिव लॉ बनना चाहिए। कब से बात हो रही? मॉडल कोऑपरेटिव लॉ, राज्य उस पर अमल नहीं करता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके किस प्रकार से गांव में किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है, और 1964 और 65 में उसका नाम होता है, और शास्त्री जी वहां पर जाते हैं, और उन्होंने कहा था उसमें प्रधानमंत्री के रूप में कि हम चाहते हैं कि इस आनंद पैटर्न को, इसको रेप्लिकेट करें पूरे देश में। आज कितना समय बीत गया, ये कितनी अच्छी चीज है। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बिहार में तो सब चीज बिगड़ता है, बदनाम है बिहार। बिहार में भी पटना डेयरी प्रोजेक्ट है, उसको संभालने का जिम्मा दिया एनडीडीबी को, ये गया उसको संभाल के चलाएगा, और आज भी संभला हुआ। पूरे जिले और पूरे इलाके के किसान जो हैं, दुग्ध उत्पादक किसान हैं, उनको लाभ होता, उनको अतिरिक्त आमदनी हो गई। अब उसकी जगह पर आप कह रहे हैं कि हम तो मल्टीनेशनल को अंगूठे के नीचे रखेंगे। तो दुग्ध उत्पादन पर जब हम आते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर का किस प्रकार से आप लोग नाश कर रहे हैं, कोई बात छिपी हुई? क्या पिला रहे हैं? हमने इसी सदन में आपको कहा था, डीएमएस पर सवाल हमने उठाया था कि सॉलिड नॉट फैट कंटेंट को बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल हो रहा था, और आपने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बात सच थी, यहां से निकल करके बाहर आप भी स्वीकार कर लेंगे।
अभी नेस्ले की खबर छपी, मल्टीनेशनल को अंगूठे के नीचे रखेंगे। नेस्ले जो कंडेंस मिल्क पैदा करता है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके दूध के बारे में क्या खबर छपी, उसने क्या किया अपने दूध के लिए? उसने भी अपने दूध में तो SFN बढ़ाने के लिए, SNF कंटेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया? क्या आपने जांच कराई? क्या उस प्रकार के लोगों को यहां रहने देने का अधिकार है? इस तरह की कार्रवाई होती है? दूध में यूरिया मिला दे, क्या खाद्य पदार्थ है दूध यूरिया, उस कंटेंट को बढ़ाने के लिए? तो आप कहां कहां किसको अंगूठे के नीचे रखेंगे? वो सारी दुनिया को अंगूठे के नीचे रखेंगे। मैं आज विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अलग से इस पर बहस छेड़ना चाहता हूं। एक बार और हम लोगों ने चर्चा उठाई थी, इसको लेकर के कुछ हरकत में शायद आप आए होंगे कि DMS के दूध में क्या क्या हो रहा। आज जब ये खबर आई है तो इसी प्रकार से दबेगी नहीं। हम आपसे चाहेंगे कि जो कुछ भी अखबारों में खबर छपती है और आपने जांच कराई है, हम लोगों को भी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बात सही है, सच है, तो इस पर आप अपनी सफाई दीजिए। इस प्रकार से जो दुनिया भर की कंपनियां आएंगी और हमारे लोगों को स्वास्थ्य चौपट करके चली जाएंगी, मनमाना दाम भी ले लेंगी, हमारे लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होगी, हमको दूध हम पी रहे हैं और उसकी जगह पर हमको जहर पिलाया जाएगा, तो कब तक और कैसे बर्दाश्त करें? और बड़ी चर्चा होती है। अरे सुनिए, ये बहुत सुनिए, समझ में आपके आएगी नहीं, वो तो बहुत समझते हैं, समझदार आदमी। जरूर 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 कोई मार्के की बात कह रहे होंगे, नहीं कभी वो पार्टी से ऊपर उठ करके कोई बात कहते हैं। हम लोग सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, हमेशा ज्यादातर तो इसी पक्ष का मजाक उड़ाते हैं। उर्वरक का मामला, आप जिस प्रकार से अभी हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस के पुराने वरीय सदस्य हैं, 84 से MP हैं, पहली बार आज बोले, हम लोगों को अच्छा लगा उनकी बात हुई। लेकिन एक बात है, जहां तक उर्वरक का सवाल है, अब उर्वरक का जो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से अंधाधुंध, हमारी जमीन चौपट होती चली जाएगी। इसलिए अभियान चलना चाहिए, किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए। हम नहीं कहते कि यहाँ अचानक केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को रोक देंगे, हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायोमास, ये सब है, इसका इस्तेमाल इस प्रकार से आप संतुलित ढंग से कीजिए कि ताकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की ओर भी हम बढ़े। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते हमारी जमीन के अंदर जितने पोषक तत्व हैं सब समाप्त हो जाए और हमारा सारा का सारा जमीन बंजर हो जाए, किसी काम के लायक न रहे। इसलिए अगर हमको एक तरफ उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है, तो दूसरी तरफ जमीन हमारा बहाल रह जाए खेती के लायक, इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए उस दिशा में भी हम लोगों को जाना चाहिए। अब कृषि तो एक ऐसा विषय है कि इसमें जिस विषय पर आप जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, अनएंडिंग है। अब आप इतनी बार तंग कर रहे हैं, प्लीज कंक्लूड। आप इसमें तो जहां आप कहें वहीं खत्म किया जा सकता है और जहां से वहीं से शुरू हो सकता है। आपका अगर बार बार निर्देश है तो बंद ही करना पड़ेगा। इसलिए अब हम यहीं पर बात को समाप्त करते हैं, पुनः आग्रह करते हुए आपसे कि इसको एक राष्ट्रीय नीति का स्वरूप दीजिए, एक किसी पक्ष और विपक्ष का मत स्वरूप दीजिए। इसको प्रोपेगेंडा का सामग्री इसको मत बनाइए। जितना सलाह दिया गया है, अगर आप स्थायी समिति के रिकमेंडेशन को मान ले तो ही एक समग्र और सम्यक कृषि नीति का निर्माण हो जाएगा। और अंत में एक बात की सिफारिश करके मैं बैठना चाहता हूँ। हम लोगों को अनुभव हुआ था, अभी गए थे हम लोग, मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा काम हो रहा, एक से एक रिसर्च में आपका काम हो रहा है, अनुसंधान के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। ICR ने बहुत अच्छा काम किया, इनके इंस्टीट्यूशन ने अच्छा काम किया, लेकिन आप पैसा नहीं देते, पैसा नहीं दे पाते हैं आप। जितना विकासशील देश भी देते हैं उतना भी नहीं दे पाते हैं, और विकसित देश तो 2% देते हैं। दुनिया में सबसे कम अगर खर्चा अनुसंधान में कृषि के क्षेत्र में होता है तो हिंदुस्तान में होता है। वही है, 0.32% है। और दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश अगर है तो हिंदुस्तान है। और सबसे कम खर्चा अनुसंधान में। सरकारी आंकड़ा, हम लोग सरकारी आंकड़े को ही उद्धृत कर रहे हैं, हकीकत तो और कम है। कम से कम उसको 1% कीजिए। अभी मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने चिट्ठी भी आपको लिखी है, वहां गए तो वहां देखा अब उनके रिसर्च के लिए जरूरत है आगे 2 एकड़ जमीन की। अब आगे पर जल्दी जमीन उनको खरीदने की इजाजत नहीं देंगे तो कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको बेच देगा दूसरे को, फिर आप लाख चाहते रहिए, उस जमीन उसको नहीं मिल पाएगी। तो समय पर निर्णय भी लिया करिए और अनुसंधान पर भी खर्च करिए।
मारुति की जमीन तो आप ले नहीं सकते, उसको तो फालतू जमीन देंगे, और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन नहीं मिलेगा। वो बार बार लिखते रहेंगे तो उनको निराश होना पड़ेगा। तो इसमें कई चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ मोटी बातों की ओर आपका इशारा करते हुए, और जब तक जितने इससे संबंधित मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनको मिला करके एक महाविभाग का निर्माण नहीं होगा और एक कमांड के अंतर्गत नहीं हो, वो कमांड चाहे जो हो, वो कमांड चाहे जो हो, आप किसान के प्रतिनिधि हैं इस सरकार में, आप उस कमांड में होइए, हम लोगों को खुशी होगी। जिनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं मंत्री के रूप में, लेकिन उसमें भी बात साफ होनी चाहिए। जो आप जिस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, किसानों में आप प्रतिनिधि हैं फार्म वाले किसानों, और हम लोग जो यहाँ पर बोल रहे हैं, हम लोग छोटे किसानों के प्रतिनिधि हैं। तो फार्म वाले किसानों की बात हम नहीं कर रहे हैं। फार्म वाले किसान तो उसको हमेशा कुछ भी कर लेंगे, उनकी पहुंच तो दुनिया के बाजारों तक हो जाएगी। ये जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है, आपके खूबसूरत नारे जो पिट चुका है, कुछ दिन में आप माफी मांगने वाले हैं कि हमसे गलती हो गई, तो वहां तक भी कुछ थोड़ा बहुत लाभ लेने की पहुंच आप ही की हो सकती है, आम किसानों की नहीं हो सकती है। उसकी आमदनी बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए, और ऐसी तरक्की कीजिए कृषि के क्षेत्र में कि सचमुच हिंदुस्तान दुनिया को न सिर्फ खिला सके, और जब दुनिया को खिलाने की स्थिति में होगा तो राजनीतिक रूप से भी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। तो उस प्रकार की एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।